Hello everyone, I'm Dr. Reshma Lakesh, working as Assistant Professor at Government Dr. W. Patankar Girls PG College, Chhattisgarh. So today we are going to discuss about adolescence from Unit 2 of Lifespan Development, BSc Part 2, Home Science. Adolescence word is derived from a Latin word, adolescere, which means to grow, to mature, achieving an identity. Adolescence, which is also known as किशोर अवस्था, अगर हम हिंदी में बात करें तो एडोलेसेंस स्टेज को या किशोर अवस्था कहा जाता है, जिसको कि एक पीरियड बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड, ये वो अवस्था है जब जो कि बाल्य अवस्था और प्रौढ़ अवस्था के बीच की अवस्था होती है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि ये वो पीरियड है जबकि एक इंडिविजुअल जो होता है उसको सोसाइटी एक बच्चे के तौर पे नहीं देखती, और साथ ही साथ ये भी है कि उसे एक फुल फ्लैश ग्रोन अप एडल्ट के रूप में भी नहीं देखती है। Adolescence is that part of our life where nothing seems to be smoothly yet our best. बिल्कुल इस अवस्था में कोई भी अपने आप को सहज नहीं महसूस करता, उसको लगता है कि लाइफ बिल्कुल स्मूथ नहीं है, हालांकि ये अपनी जिंदगी का एक बहुत ही बेहतरीन पीरियड होता है या दौर होता है। इस तरह से ये भी कहा जाता है कि किशोर अवस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, जबकि सारे शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन तेजी से होते हैं, जिससे कि आत्म उत्तरदायित्व की प्राप्ति होती है और कोई भी इंडिविजुअल है वो परिपक्वता की ओर बढ़ता है। यहाँ पर शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, संवेगात्मक और सामाजिक विकास तीव्र गति से होते हैं। हालांकि जो फिजिकल ग्रोथ होती है वो उसमें थोड़ा सा अनइवननेस देखी जाती है। साथ ही सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाती है, क्योंकि सेक्सुअल एक्टिविटीज भी यहाँ पर स्टार्ट हो सकती है। साथ ही डिजायर फॉर एक्सप्लोरेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, जितने भी जो किशोर होते हैं उनके अंदर एक्सप्लोरेशन और एक्सपेरिमेंटेशन, नया देखना, नया समझना, नया सीखना, नए एक्सपेरिमेंट्स करना वो चाहते हैं। उनके अंदर जो एडल्ट मेंटल प्रोसेस होता है, बड़े परिपक्व होने के कारण जो मेंटल प्रोसेस उसमें चेंज आ जाते हैं, और साथ ही वो अपनी आइडेंटिटी, अपनी स्वयं की पहचान भी ढूंढने लगते हैं। यहाँ पर इसे ट्रांजिशन पीरियड डिपेंडेंस टू इंडिपेंडेंसी भी कहा जाता है। सो अभी तक वो बहुत सारी चीजों के लिए दूसरों पर निर्भर थे, लेकिन जैसे जैसे उनमें ये अवस्था क्रॉस होती जाती है वो आत्मनिर्भरता की ओर भी बढ़ते हैं। कुछ विशेषताएं हैं इस अवस्था की, जैसे फर्स्ट वन इज दैट द स्टेटस इज एम्बिगुअस, यानी अस्पष्ट व्यवहार है। समाज या उनके माता पिता उनको कभी छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं और कभी ग्रोन अप की तरह या एडल्ट की तरह, तो उन्हें समझ नहीं आता कि उनके साथ जो ये व्यवहार हो रहा है वो क्यों हो रहा है। दूसरी बात होती है सेक्स अवेकनिंग, क्योंकि बॉडी जो है रिप्रोडक्शन के लिए रेडी हो रही है, तो इट इज वेरी नेचुरल कि सेक्स अवेकनिंग उनके अंदर देखी जाती है। डेफिनेटिव पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट, जो विकास होता है उसका एक निश्चित प्रतिमान होता है, निश्चित डेफिनेट पैटर्न होता है जिसमें कि विकास देखा जाता है। फिर है पीरियड ऑफ ट्रांजिशन, ये जो अवस्था है इसे परिवर्तन की अवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि बालक जो है वो एक प्रौढ़ के रूप में विकसित होने लगता है। इट इज अ पीरियड ऑफ इमोशनल इंस्टेबिलिटी, यानी अस्थिरता, आंधी और तनाव, तूफान की अवस्था भी इसे कहा जाता है। इतना ज्यादा इमोशनल इंस्टेबिलिटी रहती है, इतनी अस्थिरता रहती है, कभी बहुत खुश रहते हैं, कभी बहुत दुखी हो जाते हैं, कभी बिल्कुल आसमान में उड़ने लायक हो जाते हैं और कभी बिल्कुल धरती पे गिर के रोने लगते हैं। बहुत ज्यादा इमोशनल चेंजेस इतने ज्यादा और इतने रैपिड होते हैं कि बच्चा जो है वो बड़ा परेशान रहता है।
इज द एज ऑफ डेवलप द सोशल रिलेशनशिप्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये आती है कि जो सामाजिक संबंध हैं वो भी विकसित होने लगते हैं। तो सोशल डेवलपमेंट बहुत तेजी से होता है, बहुत अच्छा होता है, नए नए रिश्ते बनते हैं, नए रिलेशनशिप्स बनते हैं। इज द एज ऑफ एक्सुबरेंट इमेजिनेशंस। उमंगपूर्ण कल्पनाएं होती हैं, जो भी कल्पना करते हैं वो बहुत अच्छी होती हैं, खुशनुमा रहते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखते हैं, तरंगे रहती हैं, इस तरह का इसमें बिहेवियर देखा जाता है। Adolescence is a recapitulation of infancy। शैशव अवस्था की पुनर्वृत्ति। जैसे जो बच्चा छोटा होता है, जो शिशु होता है, उस वक्त जैसा उसके अंदर फीलिंग्स होते हैं, इमोशंस होते हैं, जिस तरह की उसकी एक्टिविटीज होती है, बिल्कुल कभी ये बिल्कुल बच्चों की तरह हो जाते हैं जो एडोलेसेंस होते हैं। फिर है इसे स्टेज ऑफ अनहैप्पीनेस भी कहा जाता है, दुखदाई अवस्था भी कहा जाता है। बहुत सारे दुख होते हैं, दुखदाई है क्यों? क्योंकि बहुत कुंठा होती है, निराशा होती है, कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जिससे बहुत दिल टूट जाता है, तकलीफ होती है, क्योंकि बहुत ज्यादा सोशल प्रेशर है, सामाजिक दबाव है, समायोजन संबंधी समस्या आती है, प्रॉब्लम ऑफ एडजस्टमेंट। हमेशा किशोरों से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो बहुत अच्छी तरह से बिहेव करें, उन्हें जो पसंद होता है वो सोसाइटी को या पेरेंट्स को पसंद नहीं होता, जो सोसाइटी को पसंद होता है, पेरेंट्स को पसंद होता है, वो किशोरों को पसंद नहीं होता। तो बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। लैक ऑफ स्टेटस, प्रतिष्ठा में खनन होता है, कई काम वो जो उन्हें पसंद होते हैं उनसे वो उनकी प्रतिष्ठा को गिरा देते हैं, और जो काम प्रतिष्ठा बढ़ाने वाले होते हैं वो किशोरों को पसंद नहीं आते। फिर आदर्शवादी भी हो जाते हैं, हो सकता है कि कोई उनको वो उनके रोल मॉडल्स होते हैं वो उनको फॉलो करने लगते हैं, कोई हीरो हीरोइन है या कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, या कोई भी हो सकता है, जो कि उनका टीचर है, पेरेंट्स है, कोई भी हो सकता है जिनको वो अपना रोल मॉडल बनाते हैं और उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। फिर होता है अनुपयुक्तता की भावना, फीलिंग ऑफ अनहैप्पीनेस। ये एक फीलिंग हमेशा रहती है कि भाई इनएडुकेट है, हम ठीक नहीं हैं, हमारे अंदर ये खामी है। हो सकता है फिजिकली बच्चे को लग रहा है कि नहीं वो बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, या स्टडीज में वो लैग कर रहा है, या रिलेशनशिप्स में वो कहीं पे छूट रहा है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो एडोलेसेंस के अंदर बहुत इफेक्ट करती हैं और उसके इमोशंस को भी प्रभावित करती हैं। जैसे हम जानते हैं कि जितने भी डेवलपमेंट्स हैं उनको कुछ ना कुछ तत्व प्रभावित करते हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि उनको अच्छा करने में मदद करते हैं, उनको खराब करने में भी उनका रोल होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट सोशियो इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस। एज वी नो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस करते हैं कि जितने भी तरह के जो डेवलपमेंट्स हैं तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अहम होती हैं, और उसमें से एक अहम चीज़ होती है सोशियो इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस। अगर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा है, सामाजिक आर्थिक स्तर अच्छा है, तो निश्चित रूप से बच्चे को सारी सुविधाएं मिलती है, उसको अच्छी स्कूलिंग मिलती है, अच्छा होम मिलता है, उसको सारी फैसिलिटीज मिलती हैं, सारे गाइडेंस मिलते हैं, और जिसकी वजह से वो काफ़ी इजीली इस टफ पीरियड से, क्योंकि इसको कठिन दौर माना जाता है, तो इस कठिन दौर से वो गुजर जाता है। उसके बाद अगर यही चीज़ें बच्चे को अच्छी तरह से नहीं मिल रही हैं, किशोर को अच्छी तरह से नहीं मिल रही हैं, तो मे बी कि इसका उसके डेवलपमेंट पे बुरा असर आए। दूसरी बात होती है एनवायरमेंट इन विच दे लिव एंड ग्रो। हम सभी जानते हैं कि दो फैक्टर्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं किसी भी विकास के लिए, दैट इज हेरिडिटरी एंड एनवायरमेंट। तो हेरिडिटरी, आप जो बच्चा जिस फैमिली को बिलोंग कर रहा है उसके पेरेंट्स के जो गुण हैं वो उसमें आते हैं। दूसरी बात यहाँ पर अगर हम बात करें एनवायरमेंट की या पर्यावरण की, तो या वातावरण की, तो वो सारी चीजें जो उसके आसपास है वो वातावरण कहलाते हैं। जिस वातावरण में वो रह रहा है, अगर वो वहाँ पे सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं, तो निश्चित रूप से उसका जो ये एडोलेसेंस का पीरियड है ये बहुत अच्छी तरह से बीत जाएगा, और अगर नहीं है तो इसका उसके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है।
क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप विद देयर फैमिलीज। बहुत इम्पॉर्टेंट होता है फैमिलीज। जब भी किसी हम विकास की बात करते हैं तो यहाँ पे जो किशोर अवस्था है, क्योंकि इस अवस्था में बच्चा जो है वो उसका इंटरेक्शन उसके पेरेंट्स के साथ, घर के जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ कैसा है, ये भी प्रभावित करता है। एक तो वो खुद कठिन दौर से गुजर रहा होता है, जब उसके अंदर इतने सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, वो खुद हैरान है, परेशान है, उसको कुछ समझ नहीं आता, और ऐसे में उसके ऊपर तमाम बंदिशें लगा जाती हैं। उसको ये उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि तुम ऐसा बिहेव करो, वैसा बिहेव करो, और वो नहीं, वो चीज़ें उसको नहीं पसंद आती। वो अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा किसी को इंटरफेरेंस नहीं करने देना चाहता, और होता उल्टा है। तो इस वजह से भी कई बार ये होता है कि बच्चे के अंदर प्रॉब्लम्स जो है वो और बढ़ जाती हैं। इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो फैमिली के बाद आते हैं कम्युनिटीज या समाज जहाँ वो रह रहा है, या उसका मित्र मंडली या पीयर ग्रुप जिसको बोलते हैं। तो इनका सबका पीयर ग्रुप का बहुत इफेक्ट है। पीयर ग्रुप बहुत अच्छा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव मीन्स जो सोशली एक्सेप्टेड रोल्स को वो कर रहा है, तो डेफिनेटली बच्चे के अंदर भी वही चीज आएंगी। लेकिन अगर पीयर ग्रुप जो है वो नेगेटिव है, एंटी सोशल वर्क कर रहा है, ई सोशल वर्क कर रहा है, तो बच्चे के अंदर भी वही सारी चीजें आ जाएंगी, और निश्चित रूप से उसका विकास पे इसका प्रभाव पड़ेगा। Opportunities for education and employment. And education is very important part of any development. अगर अच्छा एजुकेशन है, मेंटल डेवलपमेंट इससे अच्छा होगा, सोशल डेवलपमेंट अच्छा होगा। तो किस तरह का बच्चा एजुकेशन ले रहा है, किस स्कूल में ले रहा है, वहाँ के टीचर्स के साथ कैसा उसका रिलेशन है, वहाँ के टीचर्स कैसे हैं, वहाँ का वातावरण कैसा है, ये सारी बातें उसको प्रभावित करती है। फिर एजुकेशन, आफ्टर एजुकेशन क्या चीज के बारे में सोचता है, एम्प्लॉयमेंट की, वो क्या काम करेगा, तो किस तरह का उसको दिख रहा है कि भाई मैं ये करने के बाद मुझे इस तरह का काम मिलेगा। अगर डेफिनेटनेस दिख रही है तो डेफिनेटली उसके पर्सनैलिटी में, उसके डेवलपमेंट में पॉजिटिविटी नजर आएगी। लेकिन अगर उसको लग रहा है कि मुझे इतना करने के बाद भी कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी, तो वो हरासा हो जाता है, उसके अंदर डिप्रेशन, स्ट्रेस आ जाती है रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट। पर आज अगर हम देखेंगे तो हम ये देख रहे हैं कि बच्चों के लिए आज बहुत सारी गाइडेंस एंड काउंसलिंग की बातें चल रही हैं उनके स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, जहां पर वो किसी भी तरह के स्ट्रेस को, टेंशन को, डिप्रेशन को डिस्कस करके, प्रोफेशनल्स अवेलेबल हैं, उनके साथ बात करके वो अपनी इन समस्याओं को बहुत हद तक सुलझा सकते हैं। अब ये जो स्टेज होती है, ये 3 पार्ट्स में बाँटा गया है इसको। फर्स्ट इज़ अर्ली एडोलेसेंस, जो कि 9 टू 13 इयर्स की मानी जाती है। यहाँ पर ग्रोथ स्पर्ट देखी जाती है, सो फिजिकल डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, और इसके बाद डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स नजर आते हैं। फिर है मिडिल एडोलेसेंस व्हिच इज 14 टू 15 इयर्स। यहाँ पर बच्चे के अंदर सेपरेट आइडेंटिटी फ्रॉम पेरेंट्स, वो एक अपना खुद का नाम उसका होने लगता है, अपनी कार्यशैली डेवलप हो जाती है, उसके खुद के रिलेशनशिप डेवलप हो जाते हैं अपने दोस्तों के साथ, और खासतौर पर अपोजिट सेक्स के साथ, और वो एक्सपेरिमेंटेशन भी करता है। देन इज लेट एडोलेसेंस व्हिच इज 16 टू 19 इयर्स। यहाँ पर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि सिमिलर टू एडल्ट्स है, वो पूरी तरह से डेवलप हो जाते हैं, और उनकी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी बन जाती है, और वो अपने बारे में एक ओपिनियन भी बना लेते हैं। इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है हर अवस्था में, विकासात्मक कार्य, या जिसे डेवलपमेंटल टास्क कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण होते हैं विकासात्मक कार्य। ये वो कार्य होते हैं या वो टास्क होते हैं जो कि हर अवस्था में देखे जाते हैं। अगर इनको अच्छी तरह से बच्चा कर लेता है, सीख लेता है, उनको अपने जीवन में लागू कर देता है, तो वो नेक्स्ट स्टेज में बहुत अच्छी तरह से जाता है। लेकिन अगर वो इनको अच्छी तरह से नहीं करता, तो निश्चित है कि उसको अगली स्टेजेस में भी ये आने में उसको प्रॉब्लम आएगी। एक तरह से कह सकते हैं कि ये अगली स्टेज में जाने की तैयारी होती है। जैसे कैसे वो अपने एक एक इनका है कि वो किस तरह से अपने मित्रों के साथ, चाहे वो दूसरे किसी भी सेक्स के हो, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, उनके साथ वो किस तरह से अपना रिलेशनशिप रखते हैं। अब इन एडोलेसेंस के यहाँ पे हम 10 टास्क के बारे में बात करते हैं।
जैसे कि सबसे पहले वो ये सीखता है हाउ टू एडजस्ट टू सेक्सुअली मैच्योरिंग बॉडीज एंड फीलिंग्स, क्योंकि उसके अंदर इतना ज़्यादा फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, इतना ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस हो रहा है, तो वो खुद इतना घबरा जाता है, उसको समझ ही नहीं आता वो क्या रहा है। अब सबसे पहला काम उसका ये है कि उसको इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है कि उसकी बॉडी के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं, दैट इज़ अ वेरी नेचुरल थिंग। ये होना ही, बड़े होना है। पहले छोटे थे तो बिल्कुल बस बिस्तर में लेटे रहते थे, फिर चलने लगे, दौड़ने लगे, बोलने लगे, इस चीज़ें सीखते गए। उसी तरह से ये भी एक पार्ट ऑफ लाइफ है कि बॉडी इज डेवलपिंग टू मैच्योर इन अ सेक्सुअल वे, बिकॉज दिस इज अ नेचुरल रूल कि अपने जैसा रिप्रोड्यूस करना है तो उसके लिए बॉडी तैयार होती है। दूसरी बात, डेवलप एंड अप्लाई एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग स्किल्स। जो थिंकिंग स्किल्स हैं, मेंटल डेवलपमेंट हुआ है, मेंटल मैच्योरिटी भी आई है, तो जो स्किल्स होते हैं थिंकिंग स्किल्स, उनमें भी फर्क आने लगता है। डेवलप एंड अप्लाई न्यू पर्सपेक्टिव ऑन ह्यूमन रिलेशनशिप्स। अभी तक तो जैसे पेरेंट्स बोलते थे इनको नमस्ते करो, ये करो, ऐसे करो, वैसे करो, तो वो बच्चा वैसे करता है। नाउ ही नोज हिमसेल्फ कि उसको किसी भी रिलेशनशिप जो उनके उसके आसपास जितने लोगों से उसका रिश्ते नाते हैं, उनके साथ उसको कैसे बिहेव करना है। Develop and apply new coping skills in areas such as decision making, problem solving and conflict resolution. Coping skills वो strategies होते हैं जिससे कि वो अपने आप को तैयार करता है कि जो भी कोई नया कार्य उसके जीवन में आ रहा है उसको उसे कैसे करना है। Decision making, मतलब निर्णय कैसे लेना है, उसको बहुत सारे निर्णय लेते हैं, उसे कैसे पढ़ना है, क्या बनना है, क्या क्या चीज़ें सीखनी है। ये सारे जो उसके जीवन के निर्णय हैं, अभी तक वो अपने पेरेंट्स पे या अपने रिश्तेदारों पे, अपने फैमिली मेंबर्स पे डिपेंड करता था। नाउ ही इज टू मेक हिमसेल्फ कैपेबल, अपने आप को कैपेबल करना है कि वो इन निर्णयों को खुद करे। जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो उसके साथ सामने प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको उसको किस तरह से सॉल्व करना है, और कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, कोई भी उसके जिंदगी की परेशानियां हैं उनको उसको खुद को दूर करना है, खुद वो उसके लिए जिम्मेदार होने लगता है। फिर है आइडेंटिफाई मीनिंगफाई मॉरल स्टैंडर्ड वैल्यूज एंड बिलीफ सिस्टम। उसको अभी तक तो बता दिया जाता था ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, ये चीज़ें सोसाइटी के लिए अच्छी हैं, सोशल एक्सेप्टेंस के लिए अच्छी हैं, ये चीज़ें अच्छी नहीं है। लेकिन यहाँ पर उसको खुद डेवलप करना है, आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है कि उसका स्तर, जीवन स्तर कैसा रहेगा, उसके जीवन के मूल्य कैसे रहेंगे, वो जिन बातों पे विश्वास करता है वो उनको एक्सपेरिमेंट करता है और फिर उसको एक्सेप्ट करता है, अपनी लाइफ में लागू करता है। अंडरस्टैंड एंड एक्सप्रेस मोर कॉम्प्लेक्स इमोशनल एक्सपीरियंसेस। पहले के इमोशंस, जब वो छोटा था तो वो सोता था, हंसता था, लेकिन अब कई इमोशंस ऐसे होते हैं जो कि थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, कठिन होते हैं, उनको हर कहीं हर जगह एक्सप्रेस नहीं किया जाता। तो अब उसको ये समझ में आने लगता है कि कौन से इमोशन को उसको कहाँ पर एक्सप्रेस करना है, कहाँ पर एक्सप्रेस नहीं करना है। फ्रॉम फ्रेंडशिप दैट आर मैच्योरली क्लोज एंड सपोर्टिव, फॉर्म फ्रेंडशिप्स, इस तरह के फ्रेंडशिप्स बनाने हैं, इस तरह के दोस्त बनाने हैं, इस तरह के मित्र बनाने हैं जो कि उनके साथ म्यूचुअली क्लोज हों और उनको सपोर्ट करें, उनकी बेहतरी में उनकी मदद करें। एस्टैब्लिश की एस्पेक्ट्स ऑफ आइडेंटिटी, अपनी एक पहचान बनाना सबसे महत्वपूर्ण रोल है इस काल का। मीट the demands of increasingly mature roles and responsibilities. जो भी उनसे रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की उम्मीद की जाती है उनके माता पिता द्वारा, समाज द्वारा, उनके आसपास के लोगों के द्वारा, उनको इन सारे रोल्स को, इन भूमिकाओं को बहुत अच्छी तरह से निभाना चाहिए। तो ये सारे विकासात्मक कार्य होते हैं। अगर किशोर इनको अपने जीवन में अच्छी तरह से लागू करेगा तो निश्चित रूप से वो आने वाली जो उसकी अगली अवस्था है, जो कि एडल्टहुड है, उसमें वो बहुत अच्छी तरह से अपने आप को स्टैब्लिश कर पाएगा, एक अच्छा नागरिक बन पाएगा। धन्यवाद।